हेलो दोस्तों, आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रॉयल इनफील्ड का नाम ना सुना हो। दरअसल हमारे देश में रॉयल इनफील्ड को सिर्फ बाइक नहीं बल्कि इमोशन माना जाता है। आज हार्ले डेविडसन जितनी बाइक्स पूरी दुनिया में बेचती है, उसे कई ज्यादा बाइक्स रॉयल इनफील्ड अकेले भारत में सेल कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रॉयल इनफील्ड को आज दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियों में शुमार किया जाता है, वो आज से करीब 25 साल पहले ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी। लेकिन फिर साल 2009 में जब इस कंपनी की बागडोर सिद्धार्थ लाल के हाथों में सौंपी गई, तो इसके बाद इस कंपनी की तकदीर ही बदल गई और सिर्फ 15 सालों में यह पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉयल इनफील्ड की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई थी, यह कंपनी बंद होने के कगार पर क्यों पहुंची थी और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसने न सिर्फ इसे डूबने से बचाया बल्कि इसे दुनिया का सबसे कामयाब मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक बना दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। जॉर्ज टाउनसेंड नाम के एक ब्रिटिश ने 1851 में सिलाई मशीन के नीडल बनाने का बिजनेस शुरू किया था और जब साल 1882 में उनके बेटे भी बिजनेस से जुड़े, तब वो साइकिल भी बनाना शुरू कर दिए। लेकिन लगातार नुकसान की वजह से जॉर्ज टाउनसेंड ने अपना बिजनेस अल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ नाम के दो फाइनेंसर्स को सौंप दिया और कंपनी का नाम बदलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया। इस कंपनी को आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे पार्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसलिए उन्होंने द न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड के नाम से अपने साइकिल डिवीजन को अलग कर दिया और साइकिल रेंज का नाम रॉयल इनफील्ड दे दिया ताकि साइकिल बिजनेस पर सही ढंग से फोकस किया जा सके। कुछ सालों बाद कंपनी ने नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और फिर 1899 में उन्होंने 4 पहियों वाली एक क्वाड्री साइकिल बनाई और उसके ठीक 2 साल बाद 1901 में साइकिल पर ही एक इंजन जोड़कर इनफील्ड ने अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मिनर्वा नाम की कंपनी का इंजन यूज किया था। हालांकि इसके बाद भी कंपनी ने कई अलग अलग मोटरसाइकिल लॉन्च की, लेकिन उनमें से कोई भी बाइक मार्केट में कोई खास कमाल नहीं कर पाई। फिर 1903 में रॉयल इनफील्ड कंपनी ने कार प्रोडक्शन में भी अपना कदम बढ़ाया। हालांकि उन्हें इस बिजनेस से अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसीलिए उन्होंने 1907 में अपनी कार बनाने वाली कंपनी को ऑल्डेज एंडोनियन नाम की कंपनी को बेच दिया और मोटरसाइकिल बनाने में कंसंट्रेट करने लगे। रॉयल इनफील्ड को पहले सबसे बड़ी सफलता 1914 में तब मिली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें ब्रिटिश डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला और फिर इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट ने भी उनसे मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, फिर साल 1932 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस कंपनी की पूरी तकदीर ही बदल गई। दरअसल वो समय 1932 का ही था जिसमें रॉयल इनफील्ड ने अपने आइकॉनिक बाइक बुलेट को लॉन्च किया था, जो अपने समय की सबसे स्टाइलिश और पावरफुल बाइक्स में से एक थी और लॉन्च होते ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई। और दोस्तों, आज भी पूरी दुनिया में अब तक का सबसे लंबा समय तक चलने वाला बाइक मॉडल बुलेट ही है। उस समय रॉयल इनफील्ड के बाइक्स बहुत ही ज्यादा मजबूत होते थे और यहीं से उनके मोटरसाइकिल तेजी से फेमस होने लग गए। फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटी ने रॉयल इनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया और युद्ध में इनफील्ड की साइकिल बहुत बड़े स्तर पर यूज की गई। यहाँ तक कि इनफील्ड की बाइक्स को हवाई जहाज से सीधे युद्ध के मैदान में भी उतारा गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह हुई कि इन बाइक्स की इस्तेमाल मिलिट्री और आर्मी तक ही सीमित रह गई। हम लोगों के दिमाग में परसेप्शन बन गया कि रॉयल इनफील्ड का हैवी बाइक्स मिलिट्री और लॉन्ग टूर्स के लिए ही बनाया जाता है, डेली यूज में उसका कोई काम नहीं है और इसलिए वॉर खत्म होते ही रॉयल इनफील्ड की सेल्स में तेजी से गिरावट आने लगी और कंपनी लॉस में आ गई। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तो रॉयल इनफील्ड की इंग्लैंड की कहानी थी, जबकि रॉयल इनफील्ड अभी तक इंडिया में इंटर भी नहीं हुआ था। 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत थी। सरकार एक ऐसी बाइक खोज रही थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके और क्योंकि बुलेट अपनी मजबूती के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में रॉयल इनफील्ड को 800 बुलेट का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए रॉयल इनफील्ड ने साल 1955 में एक इंडियन कंपनी मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर लिया और कुछ इस तरह रॉयल इनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। शुरुआत में मद्रास मोटर बाइक के पार्ट्स इंग्लैंड से मंगाती थी और इंडिया में उसे असेंबल करके बेचा जाता था। लेकिन साल 1962 आते आते मोटरसाइकिल के सभी कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने लगे और अगले 3 डिटेल्स तक रॉयल इनफील्ड को मद्रास मोटर ने खुद चलाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली और कंपनी घाटे से उभर नहीं पा रही थी। जबरदस्त नुकसान की वजह से
साल 1971 में इनफील्ड इंग्लैंड को बंद कर दिया गया। हालांकि इंडिया में प्रोडक्शन तो जारी रहा, लेकिन नुकसान की मार वो इंडिया में भी नहीं झेल पाए और कंपनी को आइसर ग्रुप के हाथों बेच दिया। आइसर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल जी का यह फैसला रॉयल इनफील्ड की ब्रांड वैल्यू और बुलेट 350 बाइक की पॉपुलैरिटी देखकर लिया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्दी ही कंपनी को घाटे से उबार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार 6 साल की कोशिशों के बाद भी रॉयल इनफील्ड की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया, तो आइसर मोटर ने इसे हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया। फिर कहानी में एंट्री होती है आइसर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल जी के बेटे सिद्धार्थ लाल की। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। सिद्धार्थ को मोटर बाइक में काफी दिलचस्पी थी और उन्होंने रॉयल इनफील्ड को बचाने के लिए बोर्ड मेंबर से एक आखिरी मौका मांगा और ये आखिरी मौका उन्हें दे दिया गया। इस तरह साल 2000 में रॉयल इनफील्ड की सारी जिम्मेदारी सिद्धार्थ लाल ने अपने कंधों पर ले लिया और उसके बाद जो हुआ वो वाकई किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि जो कंपनी बर्बाद होकर बंद होने वाली थी सिर्फ कुछ ही सालों में मिड साइज बाइक सेगमेंट की मार्केट लीडर बन गई। आज हार्ले डेविडसन जितनी बाइक पूरी दुनिया में बेचती है, उससे कई ज्यादा बाइक्स रॉयल इनफील्ड अकेले भारत में सेल कर देती है। तो आखिर सिद्धार्थ लाल ने ऐसा क्या कर दिया कि सब कुछ पलट गया? दरअसल सिद्धार्थ एक बाइक लवर थे। वो इस बात को लेकर परेशान थे कि जिस बाइक में इतनी पोटेंशियल है और लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी है, फिर भी इसकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही? इसका आंसर जानने के लिए उन्होंने अपने बाइक को एक कस्टमर के नजरिए से देखना शुरू किया और उसकी कमियों को समझने के लिए एक लंबे टूर पर निकल गए। और जब सिद्धार्थ लाल ने खुद अपनी बाइक्स पर हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, तो उससे जुड़ी हर एक वीकनेस के बारे में सब कुछ समझ आ गया। जैसे बाइक्स में क्या क्या कमियां हैं, कस्टमर्स उनकी बाइक से क्या चाहता है और बाइक में कौन कौन सी चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए बाइक्स में कई टेक्निकल बदलाव किया। जैसे रॉयल एनफील्ड बाइक में गियर प्लेट पहले राइट लेग की तरफ होती थी, उसे लेफ्ट लेग में लाया गया। किक स्टार्ट के साथ उसमें सेल्फ स्टार्ट भी ऐड किया गया, क्योंकि उस समय बुलेट की किक बाउंस बैक करती थी और बाइक स्टार्ट करते वक्त कई बार लोगों के पैर में गंभीर चोट लग जाती थी। इसके अलावा भी बाइक्स में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा गया कि इससे बाइक के विंटेज लुक में कोई बदलाव ना आए, क्योंकि यह रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक डिजाइन ही थी जो हमेशा से उसकी एक अलग पहचान बनाती है। और उनके ये सब चेंजेस करने की वजह से बाइक्स की सेल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। अब सिद्धार्थ के सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों की सोच बदलने का, क्योंकि इंडिया में रॉयल एनफील्ड के हैवी बाइक्स को लोग टूरिस्ट बाइक समझते थे। डेली यूज के लिए उस समय मार्केट में मौजूद हीरो होंडा और बजाज की हल्की बाइक्स लोग ज्यादा पसंद करते थे। इस चुनौती से निपटने के लिए सिद्धार्थ खुद अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और साथ ही उन्होंने कई ऐसे कमाल के एड कैंपेन भी रन किया, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को समझाया कि हैवी बाइक को भी हल्की बाइक की तरह डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और इसका भी अपना एक अलग मजा है। और धीरे धीरे इन्हीं सभी कोशिशों की मदद से लोगों का परसेप्शन भी चेंज होने लगा। और दोस्तों, सिद्धार्थ का जो अगला सबसे बड़ा डिसीजन था वो उनकी जगह किसी और के लिए ले पाना पॉसिबल नहीं था। साल 2004 में जब सिद्धार्थ को आइसर ग्रुप का सीईओ बनाया गया, तो उस समय इस कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस हुआ करते थे, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल के साथ ही कंसल्टेंसी सर्विसेज, गारमेंट एंड फुटवेयर जैसी बिजनेस भी शामिल थे। उन्होंने रॉयल एनफील्ड पर फोकस बढ़ाने के लिए 15 में से 13 बिजनेस को सेल कर दिया, जिसमें कंपनी का सबसे पहला ट्रैक्टर बिजनेस भी शामिल था। इस तरह उन्होंने सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रक के बिजनेस को कंटिन्यू रखा, क्योंकि उनका मानना था कि ढेर सारे असफल बिजनेस को चलाने से बेहतर है कि एक या दो बिजनेस ही सही ढंग से चलाकर उन्हें मार्केट लीडर बनाया जाए। और दोस्तों, उन्होंने इसे साबित भी करके दिखाया। आज रॉयल एनफील्ड की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और फैन फॉलोइंग है। आज इंडिया में जितना क्रेज रॉयल एनफील्ड ने क्रिएट किया है, उतना किसी और ब्रांड के लिए देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि आज से 20 साल पहले जो रॉयल एनफील्ड एक बाइक बेचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसे आज खरीदने के लिए लोगों को महीनों वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह सक्सेस स्टोरी भी आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी अगले वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।